नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करते हैं और वो भी एमसीक्यू के रूप में। जिला परिचय हम देख रहे थे। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिला परिचय में हमने अभी तक कुमाऊं के 6 जिले कवर कर चुके हैं। अब हम गढ़वाल के जिला परिचय को यहाँ पर देखेंगे और आज हम चमोली जनपद से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको 80 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बनाए हैं कि आपका पूरा चमोली जिला इन्हीं क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा और इनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? यानी चमोली जनपद की स्थापना कब की गई थी? चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। चमोली को पौड़ी जनपद से अलग किया गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। पौड़ी गढ़वाल में ये पहले शामिल था। 24 फरवरी 1960 को इसको अलग कर दिया गया। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? तो 8030 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है चमोली की वेबसाइट के अनुसार, और इस आधार पर यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्तरकाशी का क्षेत्रफल देखेंगे वो आपको 80-16 देखने को मिलेगा। तो चमोली राज्य का सबसे बड़ा जनपद है, इसे आपको याद रखना है। आधिकारिक वेबसाइट में इसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। अगर हम चमोली की बॉर्डर्स की बात करें, ये किस किस जनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक बात आपको ये याद रखनी है, चमोली एक सीमांत जिला है। ये चाइना के साथ यानी तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाता है। चमोली 3 कुमाऊं के जिले और 3 गढ़वाल के जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कुमाऊं के हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, और गढ़वाल के हैं आपके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, जिससे ये बना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, चमोली जनपद का जो हेडक्वार्टर है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। मैंने आपको पहले भी कहा है, ऐसे जिले जिनका हेडक्वार्टर उनके प्रमुख शहर में नहीं है, जैसे पौड़ी का हेडक्वार्टर आप जानते हैं पौड़ी में है, देहरादून का देहरादून में है, इस तरीके से आपको उनका याद रखना है जिनका अलग जगह पर है। जैसे चमोली का हेडक्वार्टर आपके गोपेश्वर में स्थित है। 1970 में बाढ़ आई थी चमोली के अंदर, जिसके कारण जो इसका हेडक्वार्टर था वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ चमोली में। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर में लाया गया। गोपेश्वर का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाता है तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम गौथला, गोपाला या गौस्थल है, इसे भी आपको याद रखना है। एक और चीज, जो गोपेश्वर है ये उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में एकमात्र ऐसी जगह है ना जहां ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चमोली का पूर्व नाम क्या है? तो देखिए, चमोली का प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो चमोली को पहले लाल सांगा बोला जाता था। चमोली का प्राचीन नाम क्या है? चमोली का प्राचीन नाम है लाल सांगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रोपवे से औली और जोशीमठ की दूरी कितनी है? देखिए, जो ये औली रोपवे है इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कब बना, कब से ये बनना शुरू हुआ, कब इसका ये जो रोपवे था इसे शुरू कर दिया गया था, यानी कि इसका काम खत्म हो गया था और ये यहाँ से ऑपरेट करना शुरू हो गया था। अगर हम औली रोपवे की बात कर लेते हैं पहले, इसका काम शुरू हुआ 1983 से, यानी ये 1983 में बनना शुरू हुआ। 1993 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और रोपवे यहाँ पर चालू हो गया। एक तो आपको ये 2 वर्ष याद रखने हैं, बनना शुरू हुआ 83 से, बनकर तैयार हुआ 93 में। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है, ये जो रोपवे है ये औली और जोशीमठ को जोड़ता है। तो जब रोपवे नहीं था तो इन दोनों के मध्य की दूरी थी 15 किलोमीटर। रोपवे के माध्यम से इन दोनों के बीच की दूरी अब है 4.15 किलोमीटर। तो इसको आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, औली को लेकर आपसे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। औली के अंदर स्कीइंग महोत्सव कब से शुरू किया गया? औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत 1987 से हुई है।
और औली के अंदर ही आप जानते हैं सैफ खेल के आयोजन भी हुआ था। ये कब हुए थे? इनका आयोजन 2004 में हुआ औली में। तो इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये जो रोपवे है 4.15 किलोमीटर का, ये एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 4.15 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है? चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा है यहां पर आपका ऑप्शन डी, सुंदर डुंगा दर्रा। ठीक है, जब हमने बागेश्वर जनपद कवर किया वहां पर मैंने आपको बताया था, और यहां पर हम चमोली कवर कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं और आपको दोनों जगह वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो साथ में आपका जो पूरा रिवीजन है वो भी होता रहता है। अगर हम बात करें जो सुंदर डुंगा दर्रा है, ये चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है। लातू धूरा दर्रा ये किस किस को जोड़ता है? लातू धूरा दर्रा आपके चमोली को पिथौरागढ़ के साथ जोड़ता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अन्य कौन कौन से दर्रे हैं जो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं? इसके अलावा अगर हम उनकी बात करें तो बाराहोती दर्रा, मार्चियोक दर्रा, लातू धूरा हमने देख लिया, टोपी ढूंगा दर्रा, ये सब चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। अगर बात करें कालंदी दर्रे की, कालंदी दर्रा उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिलों को जोड़ता है। कौन कौन से? चमोली और उत्तरकाशी। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें लास्पा दर्रे की, तो हमने देखा था यह दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। लास्पा चमोली से संबंध नहीं है, चंपावत और पिथौरागढ़, लेकिन ये दोनों और सुंदर डुंगा, ये तीन आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चमोली और तिब्बत के मध्य में भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछेगा सलसल दर्रा किस किस को जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को। किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। चोर होती दर्रा, देखिए बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, चोर होती दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में है। इसके अलावा तंजुम दर्रा, लमलंग दर्रा, ये सब चमोली और पिथौरागढ़ को, चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। एक और चीज आप जानते हैं, उत्तराखंड में जो दर्रे हैं इनको ला भी बोला जाता है, पास भी बोला जाता है, इनको धूरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के निकट यानी चमोली जनपद में ही एक है आपका कुंवारी पास। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कुंवारी पास कहाँ है? ये चमोली में है, जोशीमठ के नजदीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसी कुंवारी पास को करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा करजन ट्रेल मार्ग किसको कहते हैं? कुंवारी पास को या कुंवारी दर्रे को। ठीक है, कहाँ है? जोशीमठ के निकट चमोली जनपद में। नेक्स्ट है हमारा, भारत के अंतिम सीमावर्ती गांव माणा को पुराणों में क्या कहा गया है? तो देखिए अंतिम सीमावर्ती गांव है भारत का माणा, और ये आपके चमोली में है। ठीक है, इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी बोला गया है। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, माणा की बात करें, माणा गांव को लेकर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे कि आपको एक जो जलप्रपात है, काफी प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुंधरा जलप्रपात, ये कहाँ है? तो ये आपके माणा के निकट ही स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर बना है वसुंधरा जलप्रपात? ये आपकी अलकनंदा नदी के ऊपर बना है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। घंटाकंड का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए घंटाकंड का मंदिर ये आपके माणा गांव में ही स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जब दिवाली के बाद भाई दूज के अवसर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, उसी अवसर पर जो ये घंटाकंड का मंदिर है यहां पर भी कपाट बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस मंदिर के अलावा एक और मंदिर है यही माणा गांव में, माता मूर्ति मंदिर। ठीक है, माता मूर्ति मंदिर, इन्हें बद्रीनाथ जी की माता माना जाता है। इनका मंदिर भी माणा गांव में स्थित है। तो दो प्रमुख मंदिर हमने पढ़े, एक घंटाकंड का मंदिर और दूसरा माता मूर्ति मंदिर। दोनों कहां हैं? आपके माणा में है, चमोली जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माणा स्थित पाषाण शिला
पुल किस नदी पर बना है? देखिए माणा गांव में ही इसी के निकट में एक पुल बना है जो कि एक पत्थर का बड़ा सा पुल है जिसे पाषाण शिला पुल भी कहते हैं या जिसे भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो बड़ा सा पाषाण शिला से बना हुआ पुल है इसे भीम पुल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है यह पुल आपकी सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा पुल? पाषाण शिला पुल। कहां है? माणा में। इसे भीम पुल भी कहते हैं और यह सरस्वती नदी के ऊपर बना है। अब क्योंकि यहां पे सरस्वती नदी का हमने नाम लिया, यह आती कहां से है? तो सरस्वती नदी कामेट पर्वत में एक रत्ताकोना नामक जगह है, वहां पर एक ताल है जिसे हम देवताल कहते हैं। इसी ताल से निकलती है सरस्वती नदी। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी जगह से आती है? कामेट पर्वत के रत्ताकोना नामक जगह से। किस ताल से निकलती है? देवताल से निकलती है। ठीक है, सरस्वती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा से ये माणा गांव में संगम कर लेती है। जहां पर ये अलकनंदा के साथ संगम करती है उस जगह को केशव प्रयाग बोला जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि केशव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो अलकनंदा सरस्वती का संगम यहां पर होता है। ठीक है, एक और चीज आपको माणा गांव को लेकर याद रखनी है, जो मारछा जनजाति है उनका ग्रीष्मकालीन आवास भी कहां है? माणा गांव में है। ठीक है, तो माणा को लेकर जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश करी आपको इन 3 प्रश्नों में उन्हें कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चमोली स्थित अत्रि मुनि आश्रम के निकट कौन सी नदी विशाल जल प्रपात के रूप में गिरती है? देखिए अत्रि मुनि आश्रम कहाँ है? ये आपके चमोली जनपद में है और इसके सामने एक नदी है जो एक बड़ा सा जल प्रपात बनाती है। उस नदी का नाम है बालखिलिया नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ये बालखिलिया नदी ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अलकनंदा नदी बहुत सारे क्वेश्चन हमको देकर जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है बालखिलिया इसकी सहायक नदी है। ऊपर हमने सरस्वती की भी बात कर ली, वो भी इसकी सहायक नदी है। अलकनंदा चमोली जनपद से ही निकलती है। चमोली में जो संतोपत्त शिखर है वहीं से ये नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है देवप्रयाग तक। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के साथ संगम कर लेती है और फिर आगे गंगा के नाम से बहती है। अलकनंदा को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। प्रवाह पथ की हम बात नहीं कर रहे, सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो काली नदी होगी जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। हमने बात करी सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी कौन है? अलकनंदा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। कौन सी वाली नंदा देवी? अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपको याद रखना है नंदा देवी पश्चिमी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 7,817 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, इसे आपको याद रखना है। दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन है उत्तराखंड का? दूसरा सर्वोच्च शिखर है कामेट पर्वत या कामेट शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये दोनों के दोनों आपके चमोली जनपद में है। तीसरा सर्वोच्च शिखर कौन है उत्तराखंड का? तीसरे नंबर पे आता है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। नंदा देवी पूर्वी आपकी चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जनपदों में फैला है। तो आपको ये टॉप 3 तो याद रखना है। पहले नंबर पे नंदा देवी पश्चिमी 7817, दूसरे नंबर पे कामेट शिखर 7756 और तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्वी 7434। देखिए उत्तराखंड के अंदर जो मैक्सिमम ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपकी चमोली जनपद में पड़ती हैं, इसे आपको याद रखना है। इन पर्वतों के अलावा अगर हम अन्य पर्वतों की बात करें जो चमोली जनपद में है, उनकी हाइट नहीं पूछी जाती, केवल आपसे उनका नाम पूछा जाता है कि ये कौन से जनपद में है। जैसे आपसे पूछेगा चौखंबा शिखर कहाँ है? आपके चमोली में आता है। ठीक है, बद्रीनाथ पर्वत ये भी चमोली में है, जय विजय पर्वत चमोली में है, गुन्नी पर्वत ये भी आपके चमोली जनपद में आता है, दूनागिरी पर्वत या जिसे द्रोणगिरी पर्वत भी कहते हैं ये भी आपके चमोली जनपद में है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत जो है उत्तराखंड का वो एक है नीलकंठ पर्वत।
क्वेश्चन बनता है नीलकंठ पर्वत कहाँ है, तो ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। इसी नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल की रानी या गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने बताइए गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत चोटी को जानते हैं, तो आप बताएंगे नीलकंठ पर्वत। ठीक है, और कहां है, ये चमोली में है। नीलकंठ नाम से कंफ्यूज मत होना, पौड़ी के अंदर जो है वो नीलकंठ महादेव मंदिर है। ठीक है, ये नीलकंठ पर्वत है, ये चमोली में है, नीलकंठ महादेव मंदिर आपके पौड़ी में है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, और इसे ही क्या बोलते हैं, गढ़वाल क्वीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से क्या चमोली जनपद में स्थित है। देखिए, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद रहें, आपका कंफ्यूजन दूर हो, इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन बना रहा हूं। अब अगर आप देख रहे होंगे, हमने लास्ट वाले वीडियोस में भी करा था, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर बात की जाए इनमें से चमोली में क्या है, तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जो हाथी पर्वत है ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, हाथी कुंड कहां है, तो हाथी कुंड आपके पौड़ी में है। हथनी कुंड कहां है, ये आपके चक्राता यानी देहरादून में है। अब आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, हाथी पर्वत या हाथी गुफा, आपसे कुछ भी पूछे आप बताएंगे ये चमोली जनपद के अंदर है। ठीक है, हाथी कुंड पूछेगा तो आप पौड़ी का नाम लेंगे, और हथनी कुंड पूछेगा तो आप चक्राता देहरादून आंसर वहां पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, हाथी पर्वत पेपर में आई थिंक पूछा जा चुका है, तो आपको उसे विशेष ध्यान रखना है कहां पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को आदि शंकराचार्य द्वारा किस कुंड से निकाला गया था। देखिए, जो बद्रीनाथ धाम में मुख्य मूर्ति स्थापित है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा करी गई थी, उन्होंने उस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। किस कुंड से निकाला था, नारद कुंड से, इसीलिए वह मूर्ति थोड़ी सी खंडित है। इसे भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले कि जो मुख्य प्रतिमा है उसका खंडित होने का कारण क्या है, तो वो नारद कुंड में थी, वहीं से निकाली गई है शंकराचार्य के द्वारा। मूर्ति का रंग कैसा है, तो मूर्ति काले रंग की है, थोड़ी सी खंडित है। मंदिर की शैली की बात करें अगर हम बद्रीनाथ धाम की, तो यह मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है, जिसे कहीं कहीं पर मुगल शैली भी लिखा गया है। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो बद्रीनाथ धाम है इसको लेकर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3033 मीटर, इसे आपको याद रखना है। पुराणों में बद्रीनाथ धाम को क्या बोला गया है, तो पुराणों में इसे मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, नर नारायण आश्रम आदि नामों से बोला गया है। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, हमने देखा कि इस मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, मंदिर के कपाट आपके अप्रैल मई में खोल दिए जाते हैं, और नवंबर में भाई दूज के दिन इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो कपाट बंद होने के दिन कढ़ाई उत्सव यहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब भतूज उत्सव मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक ही हैं। ये कब मनाए जाते हैं, केदारनाथ धाम कपाट होने के दिन ये वहां पर लगता है। बद्रीनाथ धाम में कौन सा लगता है, कढ़ाई उत्सव, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर में कितने भाग हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ मंदिर जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। मंडप को कहीं कहीं पर मंडल भी है, तो दोनों एक ही चीज है। तो बद्रीनाथ मंदिर में कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में, सिंहद्वार, मंडप या मंडल या गर्भगृह। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो इनका जीर्णोद्धार करवाया दौलत राव सिंधिया के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है। देखिए, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा नरसिंह मंदिर में होती है। यह मंदिर आपके जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, तो शीतकाल में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, इनकी शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। इस मंदिर का निर्माण, ये जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, किस कत्यूरी राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर करना है। कुछ ही दिन पहले हमने जब कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ा तो हमने इसका आंसर वहां पे देखा था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है।
शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? देखिए शीतकालीन पूजा कहाँ हो रही है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। जो इनकी चतुर्मुखी मूर्ति है बद्रीनाथ धाम की, इसे कहाँ पे लाया जाता है? तो इस मूर्ति को योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को आपको याद रखना है। निम्न में से किस स्थान पर विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है? देखिए भगवान विष्णु की आधे आकृति की पूजा कहां पर होती है? ये होती है भविष्य बद्री में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। भविष्य बद्री का जो ये मंदिर है ये आपके सुबेन नामक जगह पर है। सुबेन ये जो जगह है ये जोशीमठ के ही नजदीक है और यहीं पर भविष्य बद्री धाम स्थित है, पंचबद्रियों में शामिल है और यहीं पर भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो जो अभी मुख्य बद्री हैं वहां पर वो गायब हो जाएंगे और जो ये भविष्य बद्री हैं यहां पर अभी आदि आकृति है, ये आकृति पूरी हो जाएगी और फिर यहीं पर उनकी पूजा की जाएगी। इसे भी आपको याद रखना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले बद्रीनाथ की जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, वो कहां पर स्थापित करी थी? वो उन्होंने वृद्ध बद्री में स्थापित करी थी। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित पंचशिलाओं में कौन सी शामिल नहीं है? हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम के निकट आपकी पंचशिला हैं, पंचधारा हैं, पंच यहां पर आपके जो कुंड हैं वो भी स्थित हैं। तो कौन सी पंचशिलाएं आपको पूछी गई हैं? पंचशिलाओं में आपकी गरुड़ शिला शामिल है, नरसिंह शिला शामिल है, नारद शिला शामिल है, मानुसी जो है ये कुंड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पंचशिलाएं कौन कौन सी हैं? 3 हमने देख ली। चौथी जो है आपकी वो है मार्कंडेय शिला और जो पंचम है वो है आपकी वराह शिला। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पंचशिलाओं में गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला और वराह शिला, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम पंचकुंड और पंचधाराओं को भी देखेंगे। निम्न में से पंचधाराओं में शामिल नहीं है। तो पंचधाराओं में कौन कौन शामिल नहीं है? देखिए पंचधाराओं में उपयुक्त सभी शामिल हैं। ठीक है, क्या पूछा है? इनमें से पंचधाराओं में शामिल है, तो ये तीनों की तीनों पंचधाराओं में शामिल हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इन तीनों के अलावा अन्य 2 धाराएं कौन कौन सी हैं? देखिए कुर्म धारा है, आपकी इंदु धारा है, आपकी उर्वशी धारा है, इसके अलावा चौथी है आपकी भृगु धारा और पंचम है आपकी प्रहलाद धारा। ठीक है, तो ये पंच धाराएं भी कहाँ हैं? आपके बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीनाथ स्थित पंचशिलाओं में शामिल है। तो अभी हमने इसको कवर कर लिया है, तो इसे पंचकुंड कर लेना। यहाँ पर पंचकुंड कौन कौन से हैं जो यहाँ पर शामिल हैं? तो पंचकुंड आप नोट कर लीजिए आपके। एक है तप्त कुंड, दूसरा है नारद कुंड, तीसरा है सत्यपत कुंड, ठीक है, चौथा है त्रिकोण कुंड और पंचम है मानुसी कुंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप कर दीजिए कि बद्रीनाथ स्थित पंचकुंड और पंचकुंड आपके यहां पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यास गुफा कहां स्थित है? देखिए जो ब्यास गुफा है आपकी, ये आपके बद्रीनाथ धाम के निकट ही स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। कहा जाता है कि इसी ब्यास गुफा में वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना करी गई थी। तो ब्यास गुफा आपके बद्रीनाथ धाम के निकट है, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अन्य कौन कौन सी गुफाएं हैं यहां पर स्थित? तो आपकी स्कंद गुफा, आपकी मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, गरुड़ गुफा, ये सारी गुफाएं आपके बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित हैं। एक और इंपॉर्टेंट गुफा है जिसका नाम है राम गुफा। तो ये कहां है? ये भी आपके बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? देखिए प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है रुद्रमहालय मंदिर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह जो मंदिर है इसका निर्माण जो विदिशा के नागवंशी राजा थे जिनका नाम था गणपति नाग, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपके गोपेश्वर में है। ठीक है, और इस मंदिर की जो शैली है ये हिमाद्री शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों से हमें 4 नाग राजाओं के नाम मिले हैं, जिसमें स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और इसके जो बनाने वाले हैं गणपति नाग, इनका नाम हमें यहां से मिलता है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला जिसको आपको क्लियर करना है। हमने पूछा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर, तब हम बताए रुद्रमहालय मंदिर। अगर पूछा जाता सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, तब हम बताते तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ, सबसे बड़ा रुद्रमहालय। ठीक है, राज्य में ढोल संग्रहालय कहां स्थित है? तो राज्य के अंदर ढोल संग्रहालय आपके गैरसैंण में स्थित है। ठीक है, गैरसैंण आपको याद रखना है, गैरसैंण से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने करी थी? देखिए, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जो सिफारिश करी थी, इसे कौशिक समिति ने किया था। ठीक है, जो फाइनली बाद में 2001 में राजधानी चयन आयोग बनता है वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में, जिसे हम दीक्षित समिति या दीक्षित आयोग कहते हैं। यह अपनी रिपोर्ट 2008 में देता है, यह गैरसैंण को खारिज कर देता है। लेकिन जो कौशिक समिति थी, इसने गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो ज्योग्राफिकल केंद्र है, ठीक है, भौगोलिक केंद्र वो कहां पर है, गढ़वाल और कुमाऊं का, तो वो आपका गैरसैंण में ही पड़ता है। ठीक है, इसको सिफारिश करी थी कौशिक समिति ने। कौशिक समिति, जो इसमें कौशिक नाम जुड़ा है, इनका पूरा नाम क्या है? एक बार पेपर में पूछा गया है, इनका पूरा नाम है रमाशंकर कौशिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहां स्थित है? देखिए, राज्य के अंदर 2 विधानसभा भवन है, क्योंकि राज्य की 2 राजधानियां, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और शीतकालीन राजधानी आपकी देहरादून है। एक विधानसभा भवन हमारा देहरादून में है, दूसरा विधानसभा भवन हमारा गैरसैंण के निकट भराड़ीसैंण में स्थित है। देखिए, लोकेशन गैरसैंण है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाता है तो आपको पर्टिकुलर आंसर बताना होता है। तो भराड़ीसैंण इसका सही आंसर यहां पर होगा। इस विधानसभा भवन में जो पहला सत्र चला था विधानसभा का, यह 2017 में चला था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नए भवन में। नेक्स्ट है, चमोली में आत्मरक्षा कमेटी का गठन कब हुआ था? चमोली में आत्मरक्षा कमेटी, इसका गठन 1942 में हुआ था। कृपाराम मिश्र के द्वारा इस कमेटी को यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है, कृपाराम मिश्र के द्वारा। चमोली जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? चमोली में अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो इनकी संख्या है 3। पूरे चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहां पर केवल 3 विधानसभा सीट हैं। कौन कौन सी हैं? उनके नाम आपको याद रखना है। एक है कर्णप्रयाग, ठीक है, दूसरी है बद्रीनाथ विधानसभा सीट और तीसरी है थराली। बस ये 3 विधानसभा सीट हैं पूरे चमोली जनपद में, इसे आपको याद रखना है। कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। थराली वाली एसएससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, इसको भी पूछा जा सकता है। ये तो हमने विधानसभा की बात कर ली। अगर पूछा जाए चमोली में ब्लॉक कितने हैं, तो चमोली में विकासखंडों की संख्या 9 है और चमोली में तहसीलों की संख्या 12 है। इन दोनों डाटा को भी आपको याद रखना है। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगता है? शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये आपके थराली में ही लगता है, जो कि चमोली में है और एक विधानसभा सीट है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा मेला चमोली जनपद में नहीं लगता है? देखिए, उसी तरीके का प्रश्न है जो ऊपर मैंने बनाया था, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होता रहेगा एक ही जगह पर सारे पॉइंट से। इनमें से कौन सा मेला है जो चमोली में नहीं लगता है? देखिए, हरियाली पूड़ा मेला ये चमोली में लगता है। तिमुड़ा मेला एक पौराणिक मेला है, ये भी चमोली में लगता है। हरियाली मेला जो है ये आपके नैनीताल में लगता है। ठीक है, इसे याद रखना। तो हरियाली पूड़ा मेला पूछेगा तो चमोली जनपद, हरियाली मेला पूछेगा तो नैनीताल जनपद, और हरियाली देवी मंदिर पूछेगा तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। किस उत्सव को हिमालय उत्सव भी कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से किस उत्सव को हिमालय उत्सव के नाम से भी जानते हैं? राइट आंसर है नौठा उत्सव। नौठा उत्सव, या जिसे नौठा कौथिग भी कहते हैं, इसी उत्सव को हिमालय उत्सव भी कहते हैं। ये आपके मुख्यतः चमोली के आदि बद्री धाम में लगता है। पूछा जाएगा हिमालय उत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो चमोली जनपद में, और जगह पूछेगा तो आदि बद्री धाम में इसका आयोजन होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई थी?
देखिए 20वीं सदी की जो पहली नंदा राज्यात यात्रा थी ये 1905 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नंदा राज्यात यात्रा के बारे में अगर हम बात करें, 20वीं सदी की पहली हुई 1905 में। ठीक है, यह यात्रा हर 12 साल में आयोजित की जाती है। हालांकि कभी इसको फॉलो नहीं किया गया, लेकिन जो टाइम पीरियड है इसका वो हर 12 साल में होनी चाहिए। ठीक है, नंदा राज्यात यात्रा शुरू कहां से होती है? तो चमोली में एक गांव है कांसुआ गांव, यहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा है और कहां तक जाती है? होमकुंड तक जाती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। शुरुआत कांसुआ गांव से, खत्म होमकुंड में। टोटल जो दूरी है ये 280 किलोमीटर की है और ये 19 से 20 दिन में पूरी हो जाती है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि अंतिम बार ये यात्रा कब हुई थी, तो अंतिम बार ये यात्रा 2014 में हुई थी। 2014 वाली यात्रा राज्य गठन के बाद होने वाली ये पहली यात्रा थी। हमने देखा 20वीं सदी में पहली बार 1905, इसके बाद ये यात्रा होती गई। जो लेटेस्ट वाली हुई है ये 2014 में हुई है। 2014 से पहले ये यात्रा 2000 में हुई थी, लेकिन उस समय उत्तराखंड जिला नहीं बना था। ठीक है, तो राज्य गठन के बाद पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 2014 ही बताएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है? देखिए नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का जो पहला पड़ाव है यह है कुलसारी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह यात्रा का ओवरऑल 9वां पड़ाव है, यानी कि 9वां पड़ाव है कुलसारी, लेकिन यह ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। ठीक है, यात्रा के अगर हम पहले पड़ाव की बात करें तो कांसुआ गांव से शुरू होती है। पहला पड़ाव जो आता है यात्रा का वो ईड़ा बढ़ानी है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन अगर ससुराल क्षेत्र का पूछेगा, क्योंकि यात्रा मायके क्षेत्र से शुरू होती है, ससुराल का पहला पड़ाव है कुलसारी। यह यात्रा का 9वां पड़ाव है और यह पिंडर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो नंद केसरी है यह भी एक काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है पूरी यात्रा का। यह यात्रा का 10वां पड़ाव है, यानी ससुराल क्षेत्र का दूसरा पड़ाव। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि किस स्थान पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं? तो कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी के साथ नंद केसरी में ही शामिल होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा राज्यात यात्रा में किस पड़ाव पर कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं? वो है नंद केसरी। ठीक है, यहीं से वो लोग अपनी अपनी कुल देवियों के साथ शामिल हो जाते हैं। ये यात्रा का 10वां पड़ाव है। यात्रा मार्ग का अगर हम अंतिम गांव की बात करें, अंतिम गांव जिसके बाद कोई भी बस्ती नहीं आती है, पहाड़ जंगल ऐसे आपको मिलते हैं, तो अंतिम जो गांव है वो आपका बाण गांव है। इसे आपको याद रखना है। यह यात्रा का ओवरऑल 13वां पड़ाव है। इसके बाद कोई भी बस्ती नहीं मिलती है। इसके बाद आपको अपना जो खाने पीने का सामान है वो भी साथ में लेकर चलना होता है। इस बाण को लेकर, जो ये बाण गांव है, इसको लेकर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है। जो नंदा देवी का भारवाहक है, लाटू देवता जिनको बोलते हैं, तो नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता कहां पर यात्रा में शामिल होते हैं? तो इसी बाण गांव से वो यात्रा में शामिल होते हैं। तो मैंने आपको तीनों पड़ावों के, चारों पड़ावों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बताई। ठीक है, अंतिम पड़ाव हम पहले ही देख चुके हैं, होमकुंड यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। एक और चीज याद रखनी है, जो नंदा राज्यात यात्रा है इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है हिमालय का महाकुंभ किसको कहते हैं? नंदा राज्यात यात्रा को। नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड। हेमकुंड पे टिक मत करना, वो गलत आंसर हो जाएगा। होमकुंड यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है? देखिए चमोली में जो नंदा देवी मंदिर है, इस मंदिर के निकट आपका बेनी ताल स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अगर बात करें जो लिंग ताल है, ये आपका फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। फूलों की घाटी भी चमोली में है, तो इसको भी याद रखेंगे। नरसिंह ताल ये भी चमोली जनपद में है। विरही ताल ये भी चमोली जनपद में है। इनके अलावा काक भुषुंडी ताल ये भी चमोली में पड़ता है। मणिभद्र ताल ये भी चमोली में है। झल ताल ये भी आपके चमोली जनपद में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा हुआ है?
जो हमने बात करी ऊपर नंदा राजत यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, वो अलग है, वो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हेमकुंड की। हेमकुंड जो ताल है ये आपके 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। जो हेमकुंड है ये हिंदुओं के साथ साथ सिखों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पहले ये हिंदुओं का था, इसको लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। सिख तीर्थ के रूप में इसकी स्थापना 1930 में होती है। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो हेमकुंड साहिब है ये पहले हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ था। क्या नाम से जाना जाता था? लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ। 1930 में इसकी स्थापना एक सिख तीर्थ के रूप में होती है और ये अब दोनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। निम्न में से किस ताल को रहस्यमय ताल भी कहा जाता है? देखिए, रहस्यमय ताल के नाम से रूपकुंड को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है। हम एक और चीज, मातृका ताल, ये भी आपके चमोली में है। अप्सरा, हेमकुंड, ये सारे ताल आपके चमोली में है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो रहस्यमय ताल है इसे कंकाली ताल भी कहते हैं, ठीक है। इसे कंकाली ताल भी कहते हैं और इसका नाम है रूपकुंड। कंकाली ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हजारों कंकाल प्राप्त हुए हैं। किसके ये कंकाल थे? एक राजा थे जिनका नाम है राजा यशधवल, उनकी रानी बल्पा और उनके सैनिकों के ये कंकाल बताए जाते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए इसे कंकाली ताल या रहस्यमय ताल भी कहते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, रूपकुंड को लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि रूपकुंड से जो नर कंकाल है इनकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इनकी खोज सर्वप्रथम हुई थी 1942 में, ठीक है। यहां से सबसे पहले कंकाल कब निकलने शुरू हुए? 1942 से। रूपकुंड को दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी प्रणवानंद को जाता है। किसको जाता है? स्वामी प्रणवानंद को जाता है। इन्होंने 1956 से 58 के बीच इस कुंड पर काफी ज्यादा शोध कार्य किया जिससे ये दुनिया की नजरों में इसको ला पाए। तो श्रेय किसको है? स्वामी प्रणवानंद को जाता है, ठीक है। अगर हम चमोली के अन्य तालों के बारे में बात करें, हमने काफी सारे ताल देख लिए, हेमकुंड, अप्सरा, मातृका, इनके अलावा विष्णु ताल, मातृका ताल भी यही है। नरसिंह ताल आप याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नरसिंह ताल हो गया। सिद्ध ताल भी आपके चमोली जनपद में है। नेक्स्ट है हमारा सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? देखिए, सलधर नाम का जो ये गर्म पानी का झरना है, ठीक है, सलधर, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। इसे आपको याद रखना है, जोशीमठ के निकट है। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित है? देखिए, चमोली में आपका ऋषि कुंड है, नाग कुंड है, सप्त कुंड है। उपयुक्त सभी जो कुंड हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं। इनके अलावा नंदी कुंड है एक, जो कि ठंडे पानी का कुंड है, नंदी कुंड, ये भी चमोली में है। एक गर्म पानी का कुंड है जिसे हम भाप कुंड कहते हैं और एक और है गर्म पानी का जिसे हम तप्त कुंड कहते हैं। ये दोनों के दोनों आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। इन दोनों के अलावा हम जानते हैं हेमकुंड, होमकुंड और गौरीकुंड, ये भी आपके कहाँ हैं? चमोली जनपद में। एक बिना मूर्तियों वाला कुंड है, मूर्ति रहित, जिसे हम कहते हैं वैतरणी कुंड, ये भी आपके कहाँ हैं? चमोली जनपद में है। निम्न में से कौन से केदार चमोली जनपद में स्थित हैं? देखिए, चमोली जनपद में आपके जो चतुर्थ और पंचम केदार हैं, चतुर्थ केदार में आते हैं रुद्रनाथ, पंचम केदार में आते हैं कल्पनाथ, ठीक है। तो चौथे और पांचवें केदार चमोली जनपद में हैं। बाकी के जो 3 केदार हैं वो रुद्रप्रयाग में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पंचम और चतुर्थ केदार कहाँ है? चमोली जनपद में, ठीक है। तो रुद्रनाथ कहाँ है? चमोली में है। अगर हम बात करें रुद्रनाथ के बारे में, तो रुद्रनाथ जो चतुर्थ केदार हैं ये पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है कौन से केदार पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं रुद्रनाथ। यहां पर भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? देखिए, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा यह की जाती है गोपेश्वर में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है। जो प्रथम केदार हैं केदारनाथ और जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वरनाथ,
इन दोनों की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होती है और ये मंदिर ऊखी मठ में है। जो तृतीय केदार हैं जिनका नाम है तुंगनाथ, इनकी शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में होती है। चतुर्थ केदार की शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में होती है जिनका नाम है रुद्रनाथ। और पंचम केदार जिनको हम कल्पनाथ या कल्पेश्वर नाथ कहते हैं, वह उस मंदिर की शीतकालीन पूजा उसी मंदिर में होती है क्योंकि वो पूरे वर्ष भर खुला होता है, शीतकाल में बंद नहीं होता है। ठीक है। भगवान शिव की जटा की पूजा किस स्थान पर होती है? देखिए, भगवान शिव की जटाओं की पूजा कल्पेश्वर नाथ में होती है। ये पंचम केदार माने जाते हैं। ठीक है। हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड में पंच केदार हैं जिनके बारे में ऊपर मैंने आपको बताया। पंच केदारों में एकमात्र ऐसा केदार है कल्पेश्वर जो पूरे 12 महीने खुला रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, जो पंचम केदार है यहां पर किन्होंने तपस्या करी थी? तो ऋषि जो दुर्वासा थे उन्होंने यहां पर तपस्या करी थी। एक और क्वेश्चन आपको कल्पेश्वर को लेकर याद रखना है। जो कल्पेश्वर धाम है इनकी जो मंदिर है, यानी कि इस मंदिर की जो रख रखाव करता है वो कौन करता है? बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। पंच केदार है, पंच में से जो 4 केदार हैं इनका रख रखाव केदारनाथ मंदिर समिति करती है, लेकिन जो पंचम केदार है इनका रख रखाव बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। इसको भी आपको याद रखना है। जोशीमठ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो जोशीमठ है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। जोशीमठ को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है शंकराचार्य जी की तप स्थली कहां पर है? तो शंकराचार्य जी की जो तप स्थली है वो जोशीमठ में ही स्थित है। ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहां पर करी? उन्होंने इसकी स्थापना जोशीमठ में ही करी थी। जो बाणासुर था उसकी राजधानी कहां पर थी? बाणासुर की राजधानी भी जोशीमठ में ही स्थित थी। इसे भी आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, स्लीपिंग लेडी पर्वत ये कहां है? तो स्लीपिंग लेडी पर्वत भी आपके जोशीमठ के निकट स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हमने अभी देखा, शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहां पर करी थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना जोशीमठ में करी थी। पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इनकी तप स्थली भी जोशीमठ है। प्रसिद्ध दंडधारा और नरसिंह धारा कहां स्थित है? तो फेमस दंडधारा और नरसिंह धारा ये दोनों आपके जोशीमठ में ही स्थित हैं। निम्न में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रयाग है जो पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, आपने बताना है। सही आंसर है केशव प्रयाग। ठीक है। जो हमारे पंच प्रयाग है कौन कौन इसमें शामिल हैं? इसमें आपका पहला आता है विष्णु प्रयाग, दूसरा आता है आपका नंद प्रयाग, तीसरा आता है आपका कर्ण प्रयाग, चौथा आता है आपका रुद्र प्रयाग और फिर आता है आपका देव प्रयाग। तो इसमें आपका केशव प्रयाग शामिल नहीं है। हालांकि केशव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है वो हम ऊपर देख चुके हैं। आपकी जो अलकनंदा है और सरस्वती के साथ वो मिलती है। इनमें से आपके ये जो 3 हैं ये शामिल हैं, केशव प्रयाग शामिल नहीं है। पंच प्रयागों में से आपके 3 प्रयाग जो हैं वो चमोली में हैं। जो इधर वाले 3 हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों के तीनों चमोली में हैं। रुद्रप्रयाग में है और देव प्रयाग आपके टिहरी में है। नारद मुनि ने किस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करी थी? देखिए, नारद मुनि ने भगवान विष्णु की पूजा विष्णु प्रयाग में करी थी। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ पश्चिमी धौलीगंगा का संगम यहां पर होता है। पश्चिमी धौलीगंगा को विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहां पर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी आकर मिलती है? पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है। और इसी संगम पे, जहां पे ये संगम होता है दोनों नदियों का, दोनों तरफ आपके जय विजय पर्वत स्थित हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जय विजय पर्वत भी चमोली में है, तो कहां पर है? विष्णु प्रयाग में वो दोनों स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है? देखिए, नंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये नंद प्रयाग में होता है। नाम से ही पहचान जाएंगे, आसान सा प्रश्न है। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत से आती है। त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघुटी से निकलती है नंदाकिनी और नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम कर लेती है। माना जाता है कि नंदाकिनी नदी का जल अपवित्र होता है, इसे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहां पे होता है? तो अलकनंदा और पिंडर इन दोनों नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, पिंडर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है आटागाड़, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आटागाड़ है ये पिंडर की सहायक है, पिंडर अलकनंदा की सहायक है। जलेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो जलेश्वर महादेव मंदिर ये आपके कर्णप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। अन्य मंदिरों की बात करें तो उमा मंदिर, चंडिका मंदिर, कालेश्वर का काल भैरव मंदिर, ये तीनों प्रमुख मंदिर आपके कर्णप्रयाग में स्थित हैं। देखिए कर्णप्रयाग जो है ये आपके किन नदियों के संगम पर है? अभी हमने ऊपर देखा अलकनंदा और पिंडर नदी। ठीक है, इसीलिए पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने 3 प्रयागों के बारे में बात करी, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग। जो आपका चौथा प्रयाग है जिसे कहते हैं रुद्र प्रयाग, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। ठीक है, 5 प्रयागों में अलकनंदा कॉमन नदी है, आप सभी आराम से जानते हैं। पंचम प्रयाग है आपका देव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है। तो 5 प्रयागों का भी मैंने आपको यहीं पर शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया। चलिए, राज्य के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है? तो किस शिखर को हॉर्स पीक के नाम से जानते हैं? सही आंसर है जो चंगबंग शिखर है, ये चमोली में है और इसे हॉर्स पीक के नाम से जानते हैं। रामायण उत्सव को यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमृत सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? देखिए रामायण उत्सव इसे यूनेस्को की सूची में जो कि इसकी अमृत सांस्कृतिक धरोहर है, इसे घोषित किया गया था सन 2009 में। ठीक है, डेट अगर आपको पूछी जाए 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया रामायण उत्सव या रामायण नृत्य को। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि रामायण उत्सव को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ठीक है, तो ये जाता है कुशल सिंह भंडारी को। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे। ये जो प्रसिद्ध हुआ, यूनेस्को की सूची में गया, महत्वपूर्ण योगदान किसका था? कुशल सिंह भंडारी का योगदान था। अगर हम रामायण उत्सव के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि पेपर में पूछा गया है। रामायण उत्सव आपके चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख महीने में इस उत्सव को मनाते हैं। 11 से 13 दिनों तक ये उत्सव चलता है, 11 या 13 दिनों तक ये उत्सव चलता है और इस उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्यंत्र का प्रयोग होता है, क्योंकि कहीं पर लिखा है कि इनका प्रयोग वर्जित है, लेकिन इनका प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक और चीज आपको यहां पर याद रखना है रामायण उत्सव को लेकर कि इसका जो मुख्य पात्र होता है वो मुखौटा लगाता है। यहां पर तो पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल आपका इनमें से है बेदनी बुग्याल। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और कहां है? ये आपके चमोली जनपद में है, रूपकुंड के पास ये बुग्याल स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। बेदनी बुग्याल नाम से ही पता चल रहा है यहीं पर वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, अगर आपको पूछेगा किस बुग्याल में वेदों की रचना हुई, वो है आपका बेदनी बुग्याल। रूपकुंड के पास है और अपनी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है बेदनी बुग्याल। अगर हम यहां पर अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं, बगजी बुग्याल, यहां से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। क्वेश्चन बनेगा हिमालय का सबसे भव्य दर्शन कहां से होता है? आपके बगजी बुग्याल से। केला बुग्याल की बात करें तो यह आपके बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। क्वेश्चन बनेगा बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? तो वो है केला बुग्याल। गुरसों बुग्याल की बात करें तो यह औली के निकट है, हाथी पर्वत इसी बुग्याल के नजदीक स्थित है। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट है हमारा, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला बुग्याल कौन सा है? देखिए बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला है, अभी हमने देखा केला बुग्याल,
ये बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला है। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी के ऊपर कौन सा बुग्याल है, तो फूलों की घाटी के ऊपर नंदनकानन बुग्याल है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ये जो अली बुग्याल है ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य में है। ये गोपेश्वर और ऊखी मठ के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है गोपेश्वर और ऊखी मठ, गोपेश्वर चमोली में है, ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में है, इन दोनों के बीच कौन सा बुग्याल है? आप बताएंगे अली बुग्याल। और जलीसेरा बुग्याल ये भी चमोली में है। क्वेश्चन बनता है जलीसेरा बुग्याल कौन से जनपद में है? तो ये भी चमोली में है। तो चारों बुग्यालों के बारे में हमने देखा, आपको इनको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए रुद्रनाथ बुग्याल आपके चमोली जनपद में स्थित है, गोपेश्वर के निकट स्थित है आपका रुद्रनाथ बुग्याल। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल की जो चमोली जनपद में स्थित हैं, जैसे आपका घसतोली बुग्याल, ये कहाँ है? चमोली जनपद में। रताकोण बुग्याल ये भी आपके चमोली जनपद में है। चौमासी बुग्याल चमोली जनपद में है। कुआरी बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, ये सारे बुग्याल आपके चमोली जनपद के अंदर स्थित हैं। तितली बुग्याल ये भी चमोली में है, आपको याद रखना है, पेपर में बुग्याल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? देखिए बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसको बोला जाता है, तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को बोला जाता है और बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को बोला जाता है। ठीक है, रूपा देवी का संबंध चमोली जनपद से ही है। नेक्स्ट है चमोली के डुंगरी गांव में स्थित गोरखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसको किसे कर देना? तो चमोली में है आपकी जो गोरखा गुफा है, चमोली के डुंगरी गांव में है, और इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है ये राकेश भट्ट को दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। ग्वारखा गुफा चमोली में है, आपके डुंगरी गांव में है, अलकनंदा नदी के तट पर यह गुफा स्थित है और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। जबकि हमने ऊपर देखा कि स्वामी प्रणवानंद ने रूपकुंड को प्रसिद्ध किया था। ठीक है, चमोली के किस गांव से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है? तो देखिए चमोली के मलारी ग्राम से हमें जो बर्तन मिले हैं ये बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी से जो बर्तन मिले हैं उनके समान हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। इसी मलारी ग्राम से हमें 5.2 केजी का स्वर्ण मुकुट भी यहीं से हमें मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। किमनी गांव की बात करें तो किमनी गांव काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें किमनी गुफा जहां से हमें सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं, क्वेश्चन पेपर में बनता है। सफेद रंग के शैलचित्र कहां से मिले हैं? किमनी गांव से, किमनी गुफा से, और ये चमोली में ही आती है। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? देखिए जो केदारनाथ आपका वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड में, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो 1972 में किया गया और इसी के तहत केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है चमोली जनपद में। बेसिकली ये जो वन्यजीव विहार है आपके चमोली प्लस रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों में फैला है, लेकिन मुख्यतः चमोली आप इसको टिक करेंगे। इसका क्षेत्रफल 950 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, कहीं पर 967 है, कहीं पर 957 है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उद्यान और सबसे ज्यादा अभयारण्य वाला जिले अगर हम बात करें कि सर्वाधिक ये चीजें आपके चमोली जनपद में है। 2 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, इसके अलावा अभयारण्य भी यहीं पर है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पूछा जा चुका है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी, क्वेश्चन बन सकता है। इस नेशनल पार्क का जो आपका ये कौन से जनपद में है? एक तो ये बनता है, तो बेसिकली ये आपके चमोली जनपद में है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1982 में होती है। इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। तो कई बार आपसे क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है।
ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसका पहला नाम क्या था या इसका पूर्व नाम क्या था? तो इस नेशनल पार्क को पहले संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसको भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। चमोली में 2 नेशनल पार्क हैं, एक नंदा देवी नेशनल पार्क, एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। दोनों का हेडक्वार्टर जोशीमठ में है, गोपेश्वर पे टिक मत करना, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को की सूची में 1988 में शामिल किया गया था। जैसे फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया, इसको 1988 में शामिल किया गया था, ठीक है। यहीं पर बाद में क्या किया गया, 1988 में ही जब इसे यूनेस्को की सूची में डाला, इसको और फूलों की घाटी को मिलाकर एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। तो उसे भी 1988 में बनाया गया था, जिसमें आपके फूलों की घाटी और नेशनल पार्क और बाकी का और भी इलाका उसमें शामिल किया गया था। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन जो आपसे नंदा देवी के नाम से पूछे जाते हैं, जैसे नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए, नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति था डब्ल्यू गार्डन। इसका नाम आपको याद रखना है। ये 1883 में नंदा देवी क्षेत्र में आया था, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपके कांचुला खर्क में है, चमोली जनपद में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है? देखिए, राज्य के अंदर 3 स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। एक आपके देहरादून में, दूसरा आपकी टिहरी में और तीसरा आपके चमोली में। चमोली में जो ये भूकंप मापी स्टेशन है, इसे गरुड़ गंगा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चमोली भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहां पे होता है? जैसा हमने ऊपर देखा कि जो पिंडर नदी है, अलकनंदा की ये एक सहायक नदी है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आटागाड़, और ये पेपर में पूछा गया है। तो आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की, और इन दोनों का संगम सिमली नामक जगह पर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। आटागाड़ को लेकर आपसे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे आप जानते हैं, पमार वंश की जो शुरुआती राजधानी थी चांदपुरगढ़, ये किस नदी के तट पर है? तो चांदपुरगढ़ आपका आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। और आटागाड़ पिंडर की सहायक है, पिंडर अलकनंदा की सहायक है, अलकनंदा भागीरथी की सहायक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवसारी परियोजना किस नदी पर बनी है? जो देवसारी परियोजना है, यह परियोजना पिंडर नदी के ऊपर बनी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम अन्य डैम या बांध की बात करें जो पिंडर नदी पर बने हैं और चमोली में है, जैसे आपसे पूछा जाता है बगौली डैम किस नदी पर है, तो ये पिंडर नदी पर है। आपसे पूछा जाता है पाडुली डैम, ये किस नदी पर है? ये पिंडर नदी पर है। आपसे पूछा जाता है मेलखेत डैम, ये किस नदी पर है? तो ये भी आपके पिंडर नदी पर है। तो पाडुली, बगौली, मेलखेत, ये तीनों बांध पिंडर नदी पर बने हैं। नेक्स्ट है, राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो राजवक्ती परियोजना है, ये आपके नंदाकिनी नदी पर बनी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। अगर हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट परियोजनाओं की बात करें जो चमोली जनपद में है, जैसे आपसे क्वेश्चन बनता है विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपके अलकनंदा पर है, पेपर में पूछी गई है। आपसे पूछा जाता है लाटा तपोवन परियोजना किस नदी पर है? वो भी अलकनंदा पर है। उर्गम परियोजना ये किस नदी पर है? तो उर्गम परियोजना ये आपके कल्पगंगा के ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है, पौराणिक स्थल अथारी कहां स्थित है? देखिए, जो पौराणिक स्थल है अथारी, ये आपके चमोली में है और पर्टिकुलर लोकेशन पूछेगा तो ग्वालदम के निकट स्थित है। ग्वालदम भी एक फेमस जगह है, इसी के निकट है अथारी जो कि एक पौराणिक स्थल है। ग्वालदम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अच्छे सेब और चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम पूछा जा सकता है कि सेब और
चाय के उत्पादन के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए चमोली की कौन सी जगह प्रसिद्ध है इनमें से? तो आप बताएंगे ग्वालदम। ठीक है, ग्वालदम को लेकर आपसे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये जो ग्वालदम है ये आपके चमोली में है। ठीक है, दूसरा, ग्वालदम का युद्ध आपने पढ़ा होगा। ग्वालदम का युद्ध 1581 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ बलभद्र शाह और अंतिम कतूरी राजा शुकालदेव था, दूसरी तरफ रुद्रचंद था। तो वो भी ग्वालदम का युद्ध जो कि 1581 में हुआ था। तीसरा प्रश्न, जो एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपके ग्वालदम में स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी कौन सी है? तो देखिए, फूलों की घाटी है जो चमोली में है, उसी की तरह एक और फूलों की घाटी है जिसको हम चिनाब घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी की जैसी दूसरी घाटी है आपकी चिनाब घाटी, और ये चमोली जनपद में ही स्थित है, इसीलिए इस घाटी को दूसरी फूलों की घाटी भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम अन्य इंपॉर्टेंट घाटियों की बात करें तो चमोली के अंदर है, क्योंकि घाटियां पेपर में पूछी जाती हैं। सोल घाटी, उर्गम घाटी, ये दोनों की दोनों चमोली जनपद में स्थित हैं। इनके अलावा आपने पढ़ी होगी निजमुला घाटी, ये भी चमोली में है। हेलंग घाटी, ये भी चमोली में है। इनके अलावा हापला घाटी, ये भी आपके चमोली के अंदर है। मंडल घाटी चमोली में आती है। ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अंजनी माता का प्राचीन मंदिर किस शिखर पर स्थित है? तो देखिए, जो अंजनी माता का प्राचीन मंदिर है ये आपके चमोली में है, औली में ये आता है ये मंदिर। और किस पर्वत शिखर पर है? तो यह मंदिर आपके संजीवनी शिखर पर स्थित है। तो अंजनी माता का मंदिर कहाँ है? औली में। किस शिखर पर है? संजीवनी शिखर पर है। ठीक है, पौराणिक तिमुड़ा मेला किस स्थान पर लगता है? ऊपर हमने इसके बारे में बात करी है। जो पौराणिक तिमुड़ा मेला है ये आपके जोशीमठ में इसका आयोजन होता है। ठीक है, चमोली के प्रसिद्ध गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, जो फेमस गौचर मेला है इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। 14 नवंबर को इसकी शुरुआत होती है और 1943 में बर्नेडी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका नाम आपको याद रखना है, ये उस समय डिप्टी कमिश्नर था और इसी ने 14 नवंबर 1943 को एक मेले की शुरुआत करी जिसे हम गौचर मेले के नाम से जानते हैं। ठीक है, गौचर को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न और बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, जो लेडी विलिंगटन है ये गौचर में कब आई? तो लेडी विलिंगटन 1920 में गौचर में आई थी और उन्होंने यहाँ पर चारागाह निर्माण करने के लिए किसानों को प्रेरित किया था। तो क्वेश्चन बनता है, लेडी विलिंगटन ने किस स्थान पर चारागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया? गौचर में। ठीक है, कब आई थी यहाँ पर? 1920 में वो आई थी। जवाहरलाल नेहरू गौचर में कब आए? जवाहरलाल नेहरू 1938 में गौचर में आए थे। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेला शुरू कब हुआ? 43 में। किसने किया? बर्नेडी ने। गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है, ये कब मिला था? तो गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन कब किया गया था? देखिए, जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है कहां पर है? आप बताएंगे गौचर में है, चमोली में है और इसका गठन 2016 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट है, डूंगी पैंतोली वन आंदोलन कहां चलाया गया था? जो डूंगी पैंतोली वन आंदोलन है ये बांस वृक्ष की कटाई के विरुद्ध चला था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो बांज वृक्ष है उसके जंगल काटे जा रहे थे, उनके विरुद्ध, कटान के विरुद्ध ये आंदोलन चला जिसको हम डूंगी पैंतोली आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, डूंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित था? तो बांज वृक्ष के कटान के खिलाफ था। ठीक है, ये आपके चमोली जनपद में ही चला था, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए, कल्याण सिंह रावत जिनका उपनाम है मैती, क्योंकि इन्होंने मैती आंदोलन भी चलाया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने हिमालय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना 1974 में करी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा ही मैती आंदोलन की शुरुआत करी गई 1996 में। कहां से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, मैती आंदोलन की? तो इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम के इंटर कॉलेज से करी थी। ठीक है, इनका जन्म 1953 में हुआ, चमोली में ही इनका जन्म हुआ था, इसे आपको याद रखना है।
चमोली में ही नौटी में इन्होंने नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना करी है सन 2000 में। तो क्वेश्चन बनता है नौटी में नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई? 2000 में। किसने करी? कल्याण सिंह रावत मैती ने करी। चमोली के रैणी गांव से चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, चिपको आंदोलन ये भी आपके चमोली से ही शुरू हुआ, रैणी गांव से हुआ। इसकी शुरुआत 1974 में होती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? क्वेश्चन पेपर में बना है। चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी इस आंदोलन की प्रेरणा थी, इसीलिए गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है चिपको वुमन के नाम से किसे जानते हैं? गौरा देवी को, ठीक है। चिपको आंदोलन को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है, पूरी दुनिया में फैलाने का जो श्रेय जाता है, वो दो व्यक्तियों को जाता है। पहले व्यक्ति का नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे क्योंकि पेपर में बनती हैं। पहले चंडी प्रसाद भट्ट की बात करते हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से जुड़े थे। इससे पहले इन्होंने 1964 में दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी गोपेश्वर के अंदर। कब करी? 1964 में। चिपको आंदोलन के दौरान इन्होंने डालियों का दगड़िया नामक एक संगठन बनाया था और चिपको आंदोलन के सफलता के कारण इनको 1982 में एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म भी चमोली में ही होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इनको 1982 में रैमन मैग्सेसे मिला, 1986 में इनको पद्मश्री मिला, 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम सुंदरलाल बहुगुणा की, ठीक है, इनकी से हमने बात कर ली। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था, ठीक है। 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 में। डेट सहित आपको याद रखना है, आपसे डेट सहित ही पूछा जाता है। तो 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, तो फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी। किस वर्ष में करी थी? तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी, ठीक है। 1931 में ये यहाँ पर पहुंचा था। बाद में इसने इसका अध्ययन करा और इसके ऊपर एक किताब लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये किताब 1937 में आई। आपको ये भी याद रखना है, किताब पूछी जाती है। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स फ्रैंक स्माइथ की है, 1937 में लिखी। इसी किताब को पढ़कर लंदन से मार्गरेट लेक फूलों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आई थी, जिनका 1939 में एक पहाड़ी से फिसलने के कारण निधन हो जाता है। उनका निधन 39 में हुआ। नाम था मार्गरेट लेक। किताब लिखी गई 37 में। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन और बनता है कि फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कब से कब तक है? तो जुलाई से अक्टूबर या सितंबर के मध्य में यहाँ पर फूल खिलते हैं, ठीक है। चलिए, 2-3 बातें आपसे और पूछी जाती है फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या बोला गया है? तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन बोला गया है। कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसमें फूलों की घाटी को अलका बोला गया है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम है फूलों की घाटी के, जैसे बैकुंठ, भ्यूंडार, केदारजीव, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी। ये सारे नाम किसके हैं? फूलों की घाटी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल पार्क के रूप में इसे 1982 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर चमोली में स्थित है?
देखिए इनमें से सभी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में आते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। हिप्राबमक ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, ये सब आपके चमोली में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं चमोली में अन्य ग्लेशियरों के बारे में जो पढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि चमोली के ऐसे कौन से ग्लेशियर हैं जो आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। दो ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर, ये ऐसे ग्लेशियर है जो आराम कुर्सी की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्मा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। देखिए बर्मा ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर यही प्रश्न होता और आपसे पूछा गया होता बर्मी बुग्याल कहाँ पर है, तो बर्मा ग्लेशियर चमोली, बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग, दोनों को याद रखना, कंफ्यूजिंग है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कब स्थापित किया गया था। गोपेश्वर के अंदर जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, बताइए जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है। ये गोपेश्वर में है, 1989 में स्थापित किया गया। इसके अलावा जो राज्य विधि कॉलेज है ये भी गोपेश्वर में है। जो उत्तराखंड हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी आपके गोपेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है। देखिए राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला, ऊसर भूमि यानी कि बंजर भूमि वाला जिला, ठीक है, उत्तराखंड में बंजर भूमि को ऊसर भूमि बोला जाता है। तो ऐसा वाला जिला कौन सा है जहां पे सर्वाधिक ऊसर भूमि है, तो वो है चमोली जनपद। ठीक है, हमने उधम सिंह नगर वाले वीडियो में भी देखा था कि राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका चमोली सबसे कम, और सबसे अधिक सिंचित वाला वो है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। देखिए उत्तराखंड में गंधक की खोज सबसे पहले चमोली में ही होती है। चमोली की रूपगंगा घाटी में सबसे पहले इसकी खोज होती है। ये खोज 1957 में हुई थी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। कहां पर हुई? रूपगंगा घाटी, चमोली, 1957 में। 2-3 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं खनिजों से रिलेटेड। उत्तराखंड में चमोली के अंदर खासतौर पे कौन कौन से खनिज हैं। देखिए उत्तराखंड में हमें टिन केवल एक जनपद में मिलता है जो है चमोली। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि चमोली का जो पोखरी है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपके मैग्नेसाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब शुरू किया गया था। देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इनका संबंध चमोली से है। एक आपको यह याद रखना है, चमोली में ही इनका जन्म हुआ था। चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था 1885 में। ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल कहाँ के हैं? चमोली के हैं। इनके द्वारा एक अखबार शुरू किया गया जिसका नाम था तरुण कुमाऊं। यह अखबार लैंसडाउन से आता था। एक तो आपको यह याद रखना है कहां से आता था, लैंसडाउन से, और इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। तो अखबार इन्होंने कब शुरू किया? 1922 से। कहां से आता था? लैंसडाउन से आता था। इनका संबंध चमोली से है। अगर हम बात करें बैरिस्टर मुकुंदी लाल की, इनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे जब पेशावर कांड हुआ तो पेशावर कांड में भारतीयों की जो उस समय चंद सिंह गढ़वाली और उनके सहयोगी थे उनका फ्री में केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। क्वेश्चन बनता है कि चंद सिंह गढ़वाली की तरफ से पैरवी किसने करी थी, या उनके वकील कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो गढ़वाल कांग्रेस बनी थी 1918 में, योगदान किसका था? 2 व्यक्तियों के प्रयासों से बनी थी गढ़वाल कांग्रेस। एक थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, एक थे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, दोनों चमोली से हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो श्रेय भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। ठीक है, मौला राम के चित्रों पर इन्होंने किताब लिखी गढ़वाल पेंटिंग्स, 1969 में वो किताब प्रकाशित हुई और उसके बाद मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि मिली। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक किताब तो इनकी यही है गढ़वाल पेंटिंग, 2-3 किताबें और हैं जैसे सम नोट्स ऑन मौला राम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये सारी किताबें किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। एक क्वेश्चन और बनता है, जब टिहरी के अंदर नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना करी,
टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। एक अंतिम क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाता है, इनका एक मकान है कोटद्वार में, पूछा जाता है कोटद्वार में स्थित मुकुंदी लाल के भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके भवन को भारती भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जिले से है? देखिए, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी। पेपर में पूछा गया है परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से है। इनका संबंध आपके चमोली जिले से है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, जो परिमार्जन नेगी हैं चेस के खिलाड़ी हैं। 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो चमोली जनपद से संबंधित हैं, जैसे जो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे दरबान सिंह नेगी, इनका संबंध चमोली से है। एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक हैं आदित्य नारायण पुरोहित, पेपर में पूछे गए हैं, इनका संबंध चमोली से है। एक व्यक्ति हैं जिनको आजाद उपनाम से जाना जाता है उत्तराखंड के, इनका नाम है श्रीधर किमोठी, इनका उपनाम क्या है? आजाद, इनका संबंध चमोली से है। और गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, उनका संबंध भी चमोली जनपद से है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चमोली जिला परिचय, हमने यहां पर किया। पूरे 83 प्रश्नों को हमने देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं और अगर आपको ऐसा लगा है कि आपका पूरा चमोली जिला यहाँ पे खत्म हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी कि इन 83 क्वेश्चंस में मैं आपके सभी क्वेश्चंस को कवर यहाँ पे कर दूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और कितने आपके क्वेश्चन यहां पे सही रहे वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।